जनवरी का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था और मौसम काफी ठंडा था। वो ठंड की वजह से जैकेट की दोनों आस्तीनों को हाथों में दबाए नाश्ते के इंतजार में बैठा था। ताशा भी तैयार होकर आई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने चोर निगाहों से हीमान के चेहरे को देखा। होंठ के किनारे जख्म की जगह अब हल्का सा गुलाबी निशान था। उसकी दाईं आंख के पपोटे पर भी आईब्रो के नीचे बारीक सा कट का निशान रह गया था। न जाने क्यों दिल ही दिल में ताशा को उससे हमदर्दी होने लगी। पहले भी कई बार वो उसकी वजह से अच्छा खासा जलील होता रहता था। उसके जख्मों के निशान आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते थे, मगर कुछ जख्म अपने असर छोड़ जाते थे। ताशा उसके सामने ही बैठी थी, मगर हीमान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, यूं जैसे वो वहां है ही नहीं। शायद वो उससे नाराज था। नाश्ता जब आया तो वो पूरी तवज्जो से खाना खाने में लग गया। ताशा भी अपना नाश्ता करने लगी। उसका और हीमान का पेपर 1 घंटे के वक्फे से शुरू होना था, इसलिए वो उमर के साथ गाड़ी में जाने वाली थी, जबकि हीमान ने यूनिवर्सिटी की गाड़ी में ही जाना था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके उठ गया था। ताशा उसे जाता हुआ देखती रह गई। सफेद और हल्की नीली रंग की हुड्डी और नीले रंग की जीन्स के साथ सफेद जॉगर्स में वो इस सेमेस्टर का पहला एग्जाम देने निकला था। वो मजीद हीमान के बारे में सोचती, मगर उसने सामने से आते उमर को देखा तो उसका ध्यान खुद ब खुद उमर की तरफ हो गया। ग्रे रंग के बिजनेस सूट में ऑफिस के लिए तैयार वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो गुड मॉर्निंग कहकर हीमान वाली कुर्सी पर बैठा तो ताशा ने बेसाख्ता अपनी निगाहें चुराई थी। सबसे पहले पेपर मुकम्मल करके शुएब बाहर निकला और उसके बाद हीमान, जुनैद और साइम अभी तक कमरा इम्तिहान में बैठे थे और न जाने क्या कुछ लिखते जा रहे थे अपने पेपर पर। शुएब और हीमान दोनों पार्किंग की तरफ चल दिए। पेपर मुकम्मल करके उन्हें खाने के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट का भी इंतखाब करना था, जहां जाकर उन्हें अपनी दुहाइयां देते पेट की आग बुझानी थी। बाकी दोनों के इंतजार में शुएब अपनी बाइक पर बैठा था, जबकि हीमान उसके सामने खड़ी कार से टेक लगाकर खड़ा था। वो दोनों रूटीन की बातें कर रहे थे। तभी शुएब ने हीमान की पुश्त पर एक जानी पहचानी सूरत को देखा। मैं जरा कैफे से होकर आता हूं, वो ये कहकर उठने लगा तो हीमान ने हैरत से उसे देखा। कैफे? लेकिन वहां क्यों जा रहे हो तुम? और सुनो, जुनैद और साइम को तो आने दो यार, इकट्ठे जाते हैं ना। वो अपने ही ध्यान में था, मगर शुएब की ऊपर नीचे होती आंखों के इशारे पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो ताशा उसके पीछे खड़ी थी। शुएब 1 सेकंड भी जाया किए बगैर वहां से गायब हो गया। हीमान ने रुख वापस मोड़ लिया। ताशा चलते उसके पास आकर खड़ी हो गई तो हीमान ने सर झुका लिया और जूते की नोक से पार्किंग लॉट के फर्श पर लकीरें खींचने लगा। सुनो, आई एम सॉरी। वो उसके चेहरे को नजरों के हिसार में लेकर बोली तो हीमान ने हैरत से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। ताशा और माफी, और वो भी हीमान से? इम्पॉसिबल। क्या है, अब घूर क्यों रहे तुम ऐसे? उसे खामोशी से अपनी तरफ देखता पाकर वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं ताशा, बस तुम मुझसे दूर रहो। हीमान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हैरत को छुपाते हुए रूखे अंदाज में कहा। हीमान, मेरी बात तो सुनो। ताशा को उसका नाराज रहना अच्छा नहीं लग रहा था। हीमान प्लीज भूल जाओ ना, उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था यार। भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं? हाँ, बाबा जान और उमर भाई सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज हैं। अच्छा, मैं बात करूंगी ना उनसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। ताशा ने अपना निचला होंठ दबाते हुए कहा। नहीं ताशा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, हीमान ने खुश्क लहजे में कहकर रुख अपना दूसरी तरफ मोड़ लिया और इधर उधर देखने लगा। हीमान, ऐसे मत करो ना प्लीज। न जाने क्यों ताशा से उसकी बेरुखी देखी नहीं जा रही थी। इतने दिन एहसास भी नहीं हुआ और अब उसके चेहरे पर निशानात देखकर उससे अपना आप मुलामत करने लगा था। तुम हर बार ऐसे ही करती हो ताशा। दोस्तों और कजन्स में 100 बातें हो जाती हैं, जरूरी तो नहीं कि हर बात घर आकर बताई जाए। मैं भी तो तुम्हारी कितनी बातों को इग्नोर करता हूं और तुमसे जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगा दिया। अब बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो ताशा, प्लीज। वो उससे काफी नाराज लग रहा था। ताशा का दिल और ज्यादा शर्मिंदा होने लगा। हीमान, आई एम रियली सॉरी ना यार, प्लीज। उसने हीमान के बाजू पर अपना हाथ रखा तो हीमान ने फौरन अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा ना मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं। ताशा उसके अंदाज पर इंतहाई डर गई थी, मगर उसने फिर भी कोशिश जारी रहते हुए कहा, अच्छा देखो, तुम आइसक्रीम खाओगे ना? ताशा, मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूं जो आइसक्रीम से तुम मुझे बहला रही हो। हीमान ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया।
अच्छा फिर बताओ ना, तुम कैसे मानोगे प्लीज? ताशा के अंदाज से लग रहा था कि वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह से मनाकर ही दम लेगी। उसका ये अंदाज हिमान को दिल ही दिल में हैरान कर रहा था, मगर वो उस पर अपनी हैरानगी को जाहिर नहीं कर रहा था। ओके, मुझे बाइक की चाबी चाहिए। ये कहते हुए जेरे लब मुस्कुराए तो ताशा ने पूरी आंखें खोलकर गौर से उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। ताशा के दिल को एक सुकून मिला। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अब आइसक्रीम खाएं? यार इतनी ठंड में आइसक्रीम खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी तुम। हिमान का जवाब उसकी तवक्को के बिल्कुल उलट था। ताशा ने कुछ सोचकर पूछा, तो फिर कॉफी? मगर पैसे तुम दोगी। हिमान ने एक और शर्त रखी तो वो फौरन मुस्कुराकर बोली, ओके मैं दे दूंगी। हिमान के होठों पर भी मुस्कुराहट फैली। वो दोनों एक साथ पार्किंग से निकले और यूनिवर्सिटी के करीब वाकई एक रेस्टोरेंट में चले गए। हिमान ने अपने तीनों फ्रेंड्स को मैसेज करके वहीं बुला लिया था। कॉफी के साथ हिमान ने गर्मा गर्म रोल पराठे का ऑर्डर भी दे दिया था। सुनो, मेरे फ्रेंड्स के लिए भी मंगवाओ, मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं खाता। उसकी डिमांड पर ताशा ने मुंह और आंखें खोले हैरत से पहले हिमान और फिर उसके तीनों दोस्तों को देखा, जो इशारों में हिमान को मना करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी चालाकी पर ताशा ने दिल ही दिल में उसे दो बातें सुनाई और फिर उन तीनों के लिए भी ऑर्डर दे दिया था। हिमान ने मुस्कुराकर ताशा की तरफ देखा। ऐसा गोल्डन चांस रोज रोज थोड़ी मिलता था, और वैसे भी ताशा को पैसों की कौन सी कमी थी, इसलिए उसने जी भर के ताशा को लूटा उस दिन। वापसी पर वो दोनों एक साथ घर आए थे। अब उसकी हिमान से नाराजगी खत्म हो चुकी थी, इसलिए रात को खाने के बाद वो हमीद अहमद से बात करने के लिए उनके कमरे में गई। मामू जान बात सुने। हमीद अहमद उस वक्त टीवी पर न्यूज देख रहे थे। ताशा की आवाज पर वो टीवी बंद करके उसकी तरफ मुस्कुराते हुए मुड़े थे। मामू जान, मैंने हिमान से अपनी नाराजगी खत्म कर दी है, आप भी कर देना प्लीज। और उसने मुझसे माफी भी मांगी थी और मैंने उसे माफ भी कर दिया, अब आप भी उसे माफ कर दें। ताशा ने इंतहाई रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो हमीद अहमद मुस्कुराए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। ओके, मेरी गुड़िया ने कह दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। ओह सच्ची मामू, थैंक यू सो मच। और आपसे कोई एक और रिक्वेस्ट भी करनी थी। ताशा ने मासूमी से आंखें झपकते हुए निचला लब होंठों में दबाते हुए कहा, मेरी गुड़िया को रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, फरमाइश किया करो और बताओ क्या बात है। मामू जान, वो हिमान को बाइक की चाबी वापस कर लेना। मुझे कभी अचानक कहीं जाना होता है और आप घर पर नहीं होते तो मुश्किल हो जाती है, चाबी नहीं मिलती। ताशा ने फौरन बहाना बनाया तो वो बोले, ठीक है मैं दे दूंगा। और कुछ? नहीं मामू, एंड थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। वो खुशी से उनका हाथ चूमकर बाहर निकल गई। हमीद अहमद उसके बचकाना अंदाज पर हल्का सा हंसे और दोबारा टीवी का वॉल्यूम ऑन कर लिया। ताशा जब बाहर निकली तो हिमान उसके इंतजार में खड़ा था। मैंने कब तुमसे माफी मांगी थी? तुमने मुझसे माफी मांगी थी, हिमान ने उसे गुस्से में कहा तो वो बोली, भाई तुम आम खाओ ना, पेड़ मत गिनो और चाबी तुम्हें मिल जाएगी। ताशा ने एक अदा से एहसान करने वाले अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है। वो सर हिलाकर वापस जाने लगा तो ताशा के माथे पर फौरन बल आए थे। सिर्फ अच्छा? कमर पर लड़ाका औरतों की तरह हाथ रखकर वो हल्का से चीखी तो हिमान ने पूछा, हाँ तो और क्या करूं? देखो हिमान, मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, कम से कम थैंक यू तो बोलो मुझे। ओह रियली, थैंक यू सो मच योर हाइनेस। हिमान ने एक बाजू मोड़कर झुकते हुए ताजीम पेश की तो ताशा को हंसी आ गई। ठीक है, जब बाइक की चाबी मिल जाए तो मुझे खाला के घर छोड़कर आना। ताशा ने फौरन हुक्म दिया तो हिमान ने तीखी नजरों से उसे देखा। अब समझा मैं, घूमने की पड़ी थी जनाब को, तभी तो मैं इतना कुछ कर रही हूं। मैं समझा था कि तुम्हें मेरा ख्याल है। वो अफसोस से उसे देखते हुए कह रहा था। ताशा ने अपने कंधे उचकाए और सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और हिमान भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हमीद अहमद की लोहे की मशीनरी और चीजें बनाने की फैक्ट्री थी। उमर ने जल्द ही उनके साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। स्टडीज के दौरान वह पार्ट टाइम काम करता था, मगर डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ काम करने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता बाप के कारोबार को मजीद बढ़ाया और अपना ऑफिस अलग बना लिया। अब वो अपनी कंपनी का सीईओ भी था। हमीद अहमद फैक्ट्री का काम संभालते थे, जबकि ऑफिस का सारा पेपर वर्क उमर के हाथ में था। डील्स वगैरह वो दोनों मिलजुल कर देख लिया करते थे। उमर उनके बाद ऑफिस जाता था। हमीद अहमद भी देर से ही जाते थे, मगर आज हिमान की वजह से वो जल्दी उठ गए थे।
गो के वो ताशा के कहने पर हिमान से नाराजगी खत्म कर चुके थे, मगर उनका रौब भी ऐसा था कि उनकी मौजूदगी में हिमान का दिल अंदर से डरा ही रहता था। नाश्ते के दौरान उन्होंने ज्यादा देर बात नहीं की, बस बाइक की चाबी हिमान के हवाले कर दी और नाश्ता करके वापस अपने कमरे में चले गए। हिमान अपनी बाइक को प्यार से देखते उस पर बैठा और यूनिवर्सिटी पहुंचा। उसके दोस्तों ने उसे अपनी बाइक पर आता देखकर दूर से ही हूटिंग शुरू कर दी थी। बाइक को पार्किंग में लगाकर वो चारों इकट्ठे क्लास की तरफ बढ़ गए थे। तैयारी ठीक की है ना? आज सर इमदाद का पेपर है और तू तो जानता है ना कि वो नकल भी नहीं करने देते। शोएब ने पूछा। हाँ यार, तैयारी तो तैयारी है हमारी, सर इमदाद हो या आसिफ भट्टी, सिर्फ पास कर दे बड़ी बात है। साइम ने कहा तो चारों एक साथ हंस पड़े और क्लास में जाकर अपनी अपनी सीट्स को संभाल लिया। 2 दिन बाद सर आसिफ का पेपर था। हिमान की काफी क्लासेस मिस हो चुकी थी। उसे यह डर था कि कहीं सर आसिफ भट्टी उसे फेल ही न कर दें, क्योंकि उसके ग्रुप से उनको कुछ खास मसला ही था। वो नालायक स्टूडेंट नहीं थे, मगर तैयारी भी तो करनी पड़ती थी। इसी डर के तहत उसने कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई। सुनो, तुम में से किसने सर आसिफ की सारी क्लासेस ली हैं? हिमान के पूछने पर मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी को सबसे ज्यादा समझ आया हो या किसी के पास सारे नोट्स हो? अब की बार उसने दूसरा सवाल पूछा। तभी जुनैद बोला, यार मेरे पास नोट्स तो सारे पढ़े हैं, पर मैंने पढ़े खुद भी नहीं अभी तक। हाँ तो मेरी जान, कब पढ़ेंगे आप? अगले साल? हिमान ने तंजिया उससे पूछा। यार तुम लोगों ने कहा था कि ग्रुप स्टडी करेंगे, तो मैंने भी नहीं छेड़े। जुनैद ने अपना उज़्र पेश किया तो वो तीनों हंसने लगे। वाह यार, क्या पक्की दोस्ती है। यानी तीनों फेल हुए तो चौथा भी पास नहीं होगा। वो सभी आपस में मजाक करने लगे। चल ठीक है, फिर कल सुबह का प्लान बनाते हैं, कल सारा दिन स्टडी करते हैं। हिमान ने उन सब को अपना इरादा बताया तो सारे बोले ओके डन। हिमान ने फोन काटा और सुकून से रजाई तान कर सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। उसने नींद में ही बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर स्क्रीन को देखा तो लिखा हुआ था मुसीबत कॉलिंग। उफ, इसका फोन इस वक्त क्यों आ रहा है? हाँ बोलो, उसने फोन उठाकर कान से लगाते हुए कहा। सुनो, निम्रा के घर जाकर उसे नोट्स देकर आ जाओ। ताशा के हुक्म पर उसका दिमाग घूम गया था। उसने फोन कान से हटाकर स्क्रीन को ऐसे घूरा जैसे ताशा को घूरा हो और फिर दोबारा कान से लगाकर कहा, इस वक्त क्या मुसीबत आन पड़ी है, सुबह दे आऊंगा ना। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। ताशा को उसके फोन काटने पर शदीद गुस्सा आया था। सर्दी के बावजूद वो एक झटके से अपनी रजाई उतारकर उठी और हिमान के कमरे तक आकर जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। क्या मसला है ताशा? हिमान ने अंदर से ही गुस्से भरी आवाज से कहा। हिमान, तुम शराफत से बाहर आ जाओ। ताशा ने उसे धमकी दी। यार सुबह दे आऊंगा ना, कहा तो है मैंने, हिमान ने लापरवाह अंदाज में कहा। तो ताशा ने जोर से उसके दरवाजे पर पांव मारा तो उसका अपना ही पांव दर्द करने लगा। गुस्से से दरवाजे को घूर कर उसने दोबारा आवाज लगाई। हिमान, सुबह उसका पेपर है, अभी नोट्स चाहिए उसे और उसे पढ़ना है, जल्दी बाहर आओ। उसकी बात सुनकर मरता क्या ना करता कि मिस्ताक वो अपनी रोंदू सी सूरत बनाकर बेड से उतरा और दरवाजा खोलकर सामने खड़ी ताशा को देखा। क्या तुम्हें पहले याद नहीं आता कि नोट्स देने हैं उसे और सुबह उसका पेपर भी है? उसने एंग्री बर्ड की तरह उसे घूर कर उसकी नकल उतारी। नहीं ना, अभी याद आए, चलो भी जाओ दे आओ, जल्दी करो, उसने पढ़ना भी है अभी। उसे कमरे से बाहर खींचने लगी। तुम ना बाबाजान से मुझे जूते पड़वाओगी, इस वक्त जाऊंगा तो अंदर नहीं आने देंगे वापस। ताशा कितने जोर लगाने के बावजूद भी वो अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, वो उसे मजीद बाहर को खींचते हुए बोली। यार क्या मुसीबत है, तुम्हें पता है ना कि उसका घर शहर के दूसरे कोने में है। हिमान का दिल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का। इतनी मीठी नींद आ रही थी और बाहर इतनी ठंड थी। हाँ तो क्या हुआ? ताशा ने अपने कमरे से थैला लाकर उसकी तरफ बढ़ाया और उसे थमाकर सीढ़ियों की तरफ धकेलने लगी। वो एकदम रुका और उसकी धकम पेल से खुद को दूर करते हुए कहा, क्या मैं अब ऐसे जाऊं? जैकेट तो पहने दो, पता है ना बाहर कितनी सर्दी है, -2 डिग्री चल रहा है इस वक्त टेम्परेचर। वो अंदर जाकर अपनी जैकेट उठा लाया और दबे पांव नीचे उतरा। जैकेट पहनकर उसने बाइक गेट से बाहर निकाली और फिर स्टार्ट की। सुनो, मैं वापस आकर फोन पर रिंग करूंगा, तुम गेट खोल देना। उसने ताशा को अलर्ट रहने का कहा तो वो बोली, हाँ ठीक है, जाओ भी तुम। उसे भेजकर ताशा ने गेट और दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। रजाई में घुसकर उसने अपना फोन उठाया और वीडियो कॉल पर अपनी फ्रेंड्स को मुस्कुराकर अंगूठा दिखाते हुए कहा, डेयर कंप्लीटेड।
और यार बेचारा, इतनी सर्दी में तुमने उसे बाहर भेज दिया। माहिन को हिमान पर तरस आया जो उनकी ट्रुथ और डेयर गेम का शिकार हो गया था। हाँ तो तुम इन्हें तो डेयर दिया था ना कि 1 घंटे तक निम्रा के घर पर मेरे नोट्स पहुंच जाने चाहिए। अब चाहे वो कोई भी लाए, नोट्स पहुंचने जरूरी हैं। मेरी डेयर तो कंप्लीट हो गई। लेकिन यार तुम ये डेयर हार भी तो सकती थी ना। इतनी सर्दी में से रात को बाहर भेज दिया तुमने। खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ भी हो गया तो वो बीमार पड़ जाएगा इतनी सर्दी में, और वो भी बाइक पर। माहिन ने सर्दी के खौफ से उससे कहा। उसे हिमान पर बहुत ज्यादा तरस भी आ रहा था। और सर्दी की बच्ची, अगर इतना ही ख्याल आ रहा है ना तो ये डेर क्यों दे दिया था तुमने मुझे? ताशा ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। यार मैंने सोचा था कि ये डेर नहीं होगा तुमसे, और मैं तुम्हारी मैरून वाली शर्ट तुमसे मांग लूंगी पेनल्टी में। उसके मायूस कन अंदाज पर ताशा हंसी। ओहो, वो तो तुम्हें अब मिलने वाली नहीं, क्योंकि मेरी वो मोस्ट फेवरेट है। ताशा ने उसे चिढ़ाया तो वो बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, उमर भाई ने तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट की थी ना। उमर के नाम पर ताशा को अपने गाल गुलाबी होते हुए महसूस हुए। निम्रा उस वक्त वीडियो कॉल पर नहीं थी और ना ही उसे इस गेम का पता था। कुछ देर तक ये गेम खेलने के बाद वो बातें करते करते लेट गई। उसके जहन से ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि हिमान घर से बाहर है, और फिर किस वक्त वो नींद की वादी में गुम होगी उसे मालूम ही ना हो सका। फिर उसका फोन भी साइलेंट पर था। हिमान निम्रा के घर पहुंचे तो काफी देर बाद गेट पर कोई आया था। सुनिए, ये ताशा ने नोट्स भिजवाए हैं। उसकी हैरत ज़्यादा शक्ल को हिमान ने परेशानी की अलामत समझा। उसने वो थैला निम्रा को पकड़ाया तो वो बोली, अच्छा थैंक्स, तुम सुबह ले आते ना, इतनी सर्दी में रात को खामखा जहमत की। निम्रा की बात पर हिमान को हैरत हुई। क्या मतलब, तुम्हारा सुबह पेपर नहीं क्या? तुमने पढ़ना नहीं अभी ये नोट्स? अरे नहीं तो, पेपर तो मेरा 2 दिन बाद है। निम्रा की बात पर पहले हिमान को सकता हुआ और फिर उसका दिमाग घुमा। वो गुस्से में मुठियां बेचता वापस घर आया। गेट के बाहर रुककर उसने ताशा को बार बार फोन किया, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कितनी ही देर ठंड में वो वहीं खड़ा रहा। अब क्या हो सकता था? सुबह तक इंतजार करने की सिवा कोई चारा नहीं था। शुक्र था कि उसके पास उस वक्त बाइक थी। उसने बाइक को किक लगाई और अनीसा के घर का रुख किया। वो भी इतनी रात उसे अचानक देखकर घबरा गई थी। या अल्लाह खैर, बेटा इतनी रात को अकेले, सब ठीक तो है ना? बाइक पोर्च में लगाकर उनके हमरा चलते वो अंदर आकर बोला, जी फूफू सब ठीक है। मैं आपकी भांजी की साजिश का शिकार हो गया था। अब रात गुजारनी है क्योंकि सर्दी तो बहुत सख्त है बाहर, वरना मैं घर के बाहर ही वेट कर लेता सुबह तक का। अरे ऐसे कैसे वेट कर लेते? तुमने बिल्कुल ठीक किया यहाँ कर। अच्छा बताओ, कुछ खाना है कि नहीं? नहीं फूफू, अभी मैं बस सोऊंगा। आजकल पेपर हो रहे ना, तो सुबह ग्रुप स्टडी के लिए जुनैद के घर भी जाना है। उसने सर्दी से सुन होते हाथों को आपस में रगड़कर मुंह से भाप दी। लेकिन हिमान, इतनी रात को कौन सा जरूरी काम था जो तुम बाहर निकले? हिमान की सर्दी से सुर्ख होते नाक और नीले पड़ते होंठों को देखकर अनीसा का दिल ऊपर नीचे हो रहा था। बस क्या बताऊं फूफो, ताशा ने दोस्त के घर मुझे भेज दिया था नोट्स देने के लिए। ये झूठ बोल करके उसका सुबह पेपर है और उसने पढ़ना है, मगर वहां जाकर पता चला कि पेपर तो 2 दिन बाद है। ऊपर से वादा करके उसने घर का दरवाजा भी नहीं खोला और ना ही मेरी कॉल उठाई। उससे तो मैं अच्छे से हिसाब ले लूंगा बाद में। सर्दी के बायस मालूम नहीं पड़ रहा था कि उसने सचमुच दांत पीसे थे या ठंड के बायस बोला नहीं जा रहा था। उफ, कितनी बुरी बात है ना। अच्छा सुनो, गेस्ट रूम ठंडा होगा, तुम मेरे कमरे में सो जाओ जाकर। मैंने हीटर भी लगाया है। उन्होंने उसे ठंड से कांपते देखकर मशवरा दिया और खुद वो फारिया के कमरे में चली गई। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। नींद से हिमान का बुरा हाल हो रहा था। सर्दी से कांपने के बावजूद वो बिस्तर में घुसा तो आहिस्ता आहिस्ता सुकून आने लगा, और नींद तो बस जैसे उसकी आंखें बंद होने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ताशा की आंख खुली तो उसने भरपूर अंगड़ाई ली। बेड की साइड से अपना मोबाइल उठाकर उसने वक्त देखा तो 41 मिस्ड कॉल्स और 7 मैसेजेस के नोटिफिकेशन मिले हुए थे। उसने कॉल लॉग में जाकर नंबर देखा तो अनवांटेड मनहूस के नाम की सारी मिस्ड कॉल्स थी, और मैसेजेस भी उसी के थे, जिनमें लिखा था, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। ताशा दरवाजा खोलो, फोन क्यों नहीं उठा रही? ताशा दरवाजा खोलो आकर, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये मैसेजेस पढ़ के उसके जहन में फौरन एक झमाका हुआ। उसे रात का अपना डेर भी याद आ गया था। वो एक झटके से अपने बिस्तर से निकलकर हिमान के कमरे की तरफ गई। कमरा लॉक नहीं था। उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया, मगर अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने फौरन हिमान का नंबर डायल किया। पहली बार बेल जाती रही मगर किसी ने फोन न उठाया। दूसरी बार नंबर डायल किया तो तीसरी बेल पर इंतहाई भारी और भद्दी आवाज में सुनाई दिया,
हेलो। इतनी बुरी आवाज में हेलो सुनकर ताशा को फिक्र हुई कि कहीं उसने कोई गलत नंबर तो नहीं डायल कर दिया, या कहीं हिमान का फोन तो नहीं गुम हो गया, या उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। लम्हे के हजारवें हिस्से में न जाने कौन कौन से ख्यालात उसके जहन में आ गए थे। साथ ही उस हिमान की फिक्र भी हुई थी उसे कि खुदा ना हंसता अगर उसे सचमुच कुछ हो गया तो सबको क्या जवाब देगी। जिसको फोन किया है वही बोलेगा ना, और तुम्हें तो मैं घर आकर अच्छी तरह सीधा करता हूं। मेरे खिलाफ क्या साजिश की तुमने? बोलने का यह अंदाज साबित कर चुका था कि वो हीमान ही था और सही सलामत था सिवाय जुकाम के। जाहिर है सारी रात सर्दी में बाहर रहने से ये तो होना ही था, मगर वो फोन पर बातें करते हुए ये नहीं जान सकी थी कि सिर्फ जुकाम नहीं, उसे बल्कि बुखार भी हो चुका था। वो बंद आंखों से उससे बात कर रहा था। सॉरी हिमान, मेरी आंख लगी थी ना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो मैं जैसे जानता ही नहीं ना। साथ ही वो छींकने लगा। फोन के स्पीकर से उसकी भद्दी गुस्सीली आवाज उभरी तो वो फिर से बोली, मैं सच कह रही हूं यार, सच्ची में। हाँ तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? हिमान, मेरा फोन साइलेंट पर था ना, और मैं वॉल्यूम बढ़ाना भूल गई थी। तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो जुकाम हुआ है। ताशा की आवाज में फिक्र हिमान को अच्छी तरह महसूस हो गई थी। बच गया हूं मैं, वरना तुमने तो मेरे जनाजे की पूरी तैयारी कर ली थी। हिमान, तुम हो कहां? तुम्हारा तो कमरा भी खाली है। मैं जहां भी हूं, मगर तुम्हें नहीं बताऊंगा। यह कहकर उसने फोन काट दिया। ताशा ने दोबारा नंबर डायल किया, मगर उसने कॉल ना पिक की। कुछ देर बाद उसे जुनैद और शैब का भी फोन आ गया। किधर है तू भाई? हमें बुलाकर खुद पहुंचे नहीं। यार वो मैं अच्छी फूफू के घर हूं और लंबी कहानी है। हिमान ने बड़ी मुश्किल से दुखते गले के साथ अपनी बात मुकम्मल की। और भाई क्या हो तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जुनैद को उसकी हालत का सुनकर फिक्र हुई थी। बाकी दोनों भी एकदम परेशान हुए तो वो बोला, हाँ ठीक हूं मैं। अच्छा चल ठीक है, तू रेस्ट कर, हम तुझे वॉइस नोट भेज देते हैं पढ़ाई के। शेब ने उसे तजवीज दी तो उसने यूं सर हिलाया जैसे वो उसको देख रहे हो। कुछ देर बाद अनीसा गर्मा गर्म सूप बनाकर लाई। वो फजर के लिए उठी थी। नमाज पढ़कर साथ ही उसके लिए सूप भी बना दिया था। उसकी छींकों की आवाज भी उन्होंने सुन ली थी। वो उनके बेड पर रजाई में बिल्कुल छुप कर लेटा हुआ था। सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था। अपने सर को भी उसने रजाई में छुपाया हुआ था। किससे बातें कर रहे थे? अनीसा ने सूप उसके नजदीक टेबल पर रखा और खुद पास बैठ गई। कोई नहीं फूफो, जुनैद था। आज कंबाइन स्टडी करनी थी ना, ताशा की बच्ची ने सारा प्लान खराब कर दिया हमारा। उसने बड़ी मुश्किल से छींकों पर काबू रखते हुए अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा कोई बात नहीं, चलो उठो, ये सूप पी लो, इससे सर्दी कम हो जाएगी, अनीसा ने कहा और फिर आगे होकर उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हें तो बुखार भी हो गया है, रुको मैं दवा लेकर आती हूँ। सूप पी के तुम गोली खा लेना, इससे फर्क पड़ जाएगा। वो दवा लेने के लिए उठकर बाहर गई तो उसका फोन फिर बजा। इस पर शाइस्ता बेगम की कॉल थी। उसे फौरन ख्याल आया कि वो परेशान हो रही होंगी। फोन उठाते उसने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। हिमान बेटा किधर हो तुम? तुम्हारा कमरा भी खाली है और बाइक भी घर पर नहीं। उनकी आवाज में ममता की तड़प और फिक्रमंदी थी। हिमान हौले से मुस्कुराया और बोला, अम्मी मैं अनीसा फूफू के घर हूँ, अभी किसी को बताएगा नहीं। बाबा जान और भैया चले जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं घर आ जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा जान ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या बोलूं उन्हें? बस आप कुछ कह देना ना, आप कहना कि अनीसा फूफू ने किसी काम से बुलाया था तो मैं उनकी तरफ हूँ। उसने बहाना बताया तो शाइस्ता बेगम को तसल्ली होगी कि वो महफूज जगह पर है, मगर उसकी आवाज ने उन्हें अंदर ही अंदर फिक्र में मुब्तला कर रखा था। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, और मुझे तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। वो उससे अपनी परेशानी छुपा न सकी, इसलिए बोल उठी थी। हाँ अम्मी, बस गला थोड़ा खराब है। उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। घर पहुंचकर तो वैसे भी उन्हें पता चल ही जाना था। दो चार बातें करके फोन बंद हुआ तो उसने मुंह हाथ धोया और फिर सूप पी लिया। अच्छा खासा बड़ा प्याला था सूप का, जो उसने आहिस्ता आहिस्ता पीकर सारा खत्म कर दिया। फिर बुखार की गोली खाकर वो दोबारा लेट गया। अनीसा कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। कुछ सूरतें और आयात पढ़कर उन्होंने इस पर दम कर दिया तो वो पुरसुकून नींद सो गया था। फिर उसकी आंख दोपहर में खुली। उसकी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई तो उसने घर जाने का सोचा। उसे उठकर कमरे से निकलते देखकर अनीसा ने जल्दी जल्दी दुआ मुकम्मल की। उसके पास आकर उस पर फिर से दम किया था। तबीयत कुछ ठीक हुई तुम्हारी? उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। अभी भी उसका सर गर्म था, मगर पहले से थोड़ा कम था।
हाँ मैं ठीक हूं, मगर मैंने घर जाना है। घर? क्या तुम बाइक चला लोगे? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ी देर रुक जाओ, एमएल आती होगी तो वो तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप कर देगी। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा खुद, और फिर बाद में बाइक को लाएगा कौन वापस? उसकी बात समझकर अनीसा ने सर हिलाया और उसे जाने की इजाजत दे दी। वो उनसे दुआ सलाम और प्यार लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। बुखार की वजह से उसने आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाई, वरना घूमते सर के साथ बाइक चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचकर उसने बाइक पोर्च में पार्क की और सीधा शाइस्ता बेगम के पास पहुंचा। उस वक्त वो किचन में थी। हिमान स्टूल खींचकर उसी पर बैठ गया। उसकी अध खुली हल्की सूजी आंखें, उतरा हुआ चेहरा और थकन ज़दा अंदाज देकर शाइस्ता को बहुत सारी फिक्रों ने घेर लिया था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या करते रहे तुम? इतना तेज बुखार चढ़ा हो तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, ये बताएं ताशा घर पर है क्या? उसके जुकाम में कमी आ चुकी थी, मगर सर पानी की सतह तक तैरता हुआ महसूस हो रहा था। उनके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने दूसरा सवाल पूछा तो वो बोली, हाँ वो तो घर पर ही है। तभी वो स्टूल से उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ताशा के कमरे के सामने रुका। उसने बंद दरवाजे को देखते हुए गहरी सांस ली, क्योंकि ताशा का ख्याल आते ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा था। दरवाजे पर उसने अपनी हिम्मत के मुताबिक पूरी कुव्वत से दस्तक दी तो ताशा अपनी जगह बैठी बैठी अचानक से उछल पड़ी थी। ताशा, बाहर आना जरा। बंद दरवाजे के बाहर से हिमान की भारी आवाज आई तो वो फौरन अपनी स्टडी टेबल की कुर्सी से उठी और दरवाजा खोला। सामने ही वो खड़ा था। नीली जीन्स, काली शर्ट, नीली और सफेद रंग की हुडी पहने, बिखरे बाल, सूजी हुई सुर्ख अध खुली और पानी की वजह से चमकती आंखें, सुर्ख होती नाक और खुश्क होते होंठ। वो एक हाथ दरवाजे के फ्रेम से टिकाकर दूसरा पैंट की जेब में डाले हाथ खड़ा था। क्या तुम बताना पसंद करोगी कि रात को तुमने क्या गेम खेली थी मेरे साथ? उसकी हालत देखकर ताशा को दुख होने लगा था। एक ही रात में वो कई दिनों का बीमार लग रहा था। तभी उसने झिझकते हुए कहा, सॉरी हिमान, वो बस एक डेर था। डेर था? अच्छा सही। वो उसे नीम खुली आंखों से देखते हुए इतने आराम से बोला तो ताशा को लगा था कि वो गुस्सा करेगा, मगर वो खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा। वो हैरतों में डूबी उसके बेतासुर चेहरे को देखने लगी। उसने कुछ लम्हे इंतजार किया कि शायद वो कुछ बोले, मगर वो चुप रहा। तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? ताशा ने उससे एक और सवाल किया तो हिमान ने आहिस्ता से ना में सर हिलाया। ताशा फौरन रिलैक्स होगी। उसके चेहरे पर फैलता सुकून देखकर वो आहिस्ता से उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसकी टेबल पर से जितने हाथ में आए वो सारे कागज उठाए और उन्हें लेकर सीधा अपने कमरे में भाग गया। जितनी देर में ताशा को सब कुछ समझ आया, वो अपना कमरा लॉक कर चुका था। हिमान, हिमान के बच्चे, दरवाजा खोलो, वो मेरे नोट्स हैं। वो उसका दरवाजा बचाती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हिमान ने उसके सारे नोट्स बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर कचरे की टोकरी में डाल दिए थे। बाहर से ताशा की और दरवाजा बजने की आवाजें फुल साउंड से आ रही थी, मगर उसने जब तक सारे नोट्स फाड़ने दिए तब तक दरवाजा नहीं खोला। ताशा की आवाजें सुनकर नफीसा और शाइस्ता बेगम के साथ आयशा भी भागी भागी वहां चली आई थी। हिमान ने दरवाजा खोला तो वो खूंखार बिल्ली की तरह उस पर झपट पड़ी। कमजोरी की वजह से वो उसका हमला रोक तो नहीं पाया और उसके चेहरे और गर्दन पर ताशा के नाखूनों से खराशें पड़ गई थी। आयशा और नफीसा बेगम ने ताशा को हिमान से दूर किया। जलील इंसान, परसों मेरा पेपर था और वो एक के नहीं पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स के नोट्स थे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, ताशा गुस्सीली आवाज में कहती। आखिर में फिर धमकी देते हुए उसकी तरफ लपकी, मगर आयशा हिमान के आगे आ गई और उसके हाथ पकड़कर रोके। हुआ क्या है ताशा, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? आयशा उन्हें दूर रखते हुए पूछने लगी। ये मेरा डेर था, अब तुम नाराज नहीं हो ना? हिमान ने ताशा को चिढ़ाने के लिए कहा तो ताशा ने आयशा के पीछे छुपे हुए हिमान के बाजू पर पूरी कुव्वत से अपने दांत गाड़ दिए थे। आउच, जंगली बिल्ली, छोड़ो मुझे। हिमान तकलीफ से कराहने लगा, मगर वो छोड़ने वाली नहीं थी। तभी नफीसा बेगम ने उसकी कमर पर एक थप्पड़ मारा। ताशा ने मुड़कर शाकी निगाहों से अपनी मां को देखा। इस कमीने ने मेरे सारे नोट्स फाड़ दिए, आप इसको मारे, मुझे क्यों मारी अम्मी? पहले मुझे ये बताओ, रात वाला क्या चक्कर है तुम दोनों का? किधर थे तुम रात भर? आयशा ने पहले पहले ताशा और फिर हिमान से पूछा तो हिमान ने कहा, इस चुड़ैल से पूछना, मुझे भूत नगरी भेजकर खुद चुड़ैलों के देश में घूमने निकल गई। मुझे तो लगता है कि इसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल खराब है। आधी रात को मुझे झूठ बोलकर दोस्त के घर भेज दिया। हाँ तो
तुम्हें निमरा के घर ही भेजा था, कोई परिस्तान नहीं भेजा था जो तुमने इस तरह आकर बदला लिया मुझसे। मैं मामू को जरूर बताऊंगी। ताशा रोते हुए बताने लगी, हाँ बिल्कुल, और साथ में ये भी बताना कि अपने डेर की खातिर तुमने मेरी सेहत, इज्जत, दौलत और जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या क्या क्या? कौन सी इज्जत, दौलत, जिंदगी? मैंने कोई बॉर्डर पे नहीं भेजा था तुम्हें जो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम। बाहर -2 चल रहा था उस वक्त ताशा। हाँ तो क्या हुआ, फ्रीज नहीं हो जाते तुम? ओफो, चुप करो तुम दोनों। नफीसा बेगम ने डांट कर उन दोनों को चुप करवाया तो ईमान ने ताशा को आंखें दिखाई। ताशा उसे मारने को फिर से झपटी, मगर आयशा और शाइस्ता बेगम ने फौरन उसे रोक लिया। बस खत्म करो ये झगड़ा, वरना मैंने तुम दोनों की पिटाई कर देनी है, नफीसा बेगम ने अब की बार गुस्से में कहा। अम्मी, पहले इसकी धुलाई की जरूरत है, मनहूस इंसान, मेरे सारे नोट्स। वो मुंह बसोरने लगी तो ईमान ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। ताशा उस पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ी, मगर नफीसा बेगम उसे जबरदस्ती वहां से निकाल कर ले गई। आयशा ने हिमान से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। आयशा ने हिमान का बुखार चेक किया और उसके मुताबिक उसे दवा देकर चली गई। फिलहाल ये बात हमीद अहमद और उमर से छिपा ली गई थी और ताशा को भी समझा दिया गया था कि ऐसी कोई बात ना करे, इसलिए वो भी खामोश होगी क्योंकि इसमें उसका अपना कसूर भी तो शामिल था। मगर दिल ही दिल में उसने हिमान से पूरा बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था। 2 दिन तक हिमान के बुखार में शिद्दत रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गया। इस दौरान ताशा जब भी उसके सामने आती और उसे खूंखार निगाहों से घूरती रहती, वो उसकी घुरियों को यूं नजरअंदाज करता जैसे उसने देखा ही ना हो। जैसे तैसे करके उसने सर आसिफ वाला पेपर दे दिया था। उसके बाद के सब्जेक्ट्स आसान थे, मुश्किल काम तो हो चुका था। फिर वो दिन भी आ गया जब उनका आखिरी पेपर था। पेपर खत्म करके वो चारों आगे पीछे ही बाहर निकले और फिर अपनी अपनी बाइक्स पर बैठकर शहर घूमने निकल पड़े। एग्जाम्स की टेंशन से आजादी को वो सर्दी में भी बाइक उड़ाते हुए एंजॉय कर रहा था, जिसकी वजह से बाद में उसे फिर से जुकाम हो जाना था। 1 घंटा सड़कों पर बाइक दौड़ाने के बाद उन्होंने एक जगह सिलेक्ट की और इस जगह बैठकर खाने का ऑर्डर दे दिया था। पहले उन्होंने अच्छा सा खाना खाया और फिर शीशा मंगवा लिया। यहाँ उन्हें किसने देखना था जो किसी का डर होता, मगर मुसीबत आनी हो तो बताकर नहीं आती। ईमान और उसके दोस्तों की टेबल से चंद फीट दूर एक टेबल पर 6 लड़कियां बैठी थी, जिनमें से एक ताशा भी थी। ईमान को शीशा पीते और धुआं उड़ाते देखकर उसने ढेरों तस्वीरें ली थी। कुछ तस्वीरों में उसका आधा चेहरा नजर आ रहा था, मगर घर वाले आसानी से पहचान सकते थे कि वो ईमान ही था। और जो नहीं पहचानते तो वो उसके दोस्तों को तो जरूर पहचान जाते। ताशा ने उसके नजर आते ही खुद को लड़कियों की झुरमुट में छिपा लिया था। ईमान और उसके दोस्तों का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। खाना खाकर वापस में गपशप में मसरूफ थे जब चंद लड़कियों की मधुर हंसी की आवाजें पूरे रेस्टोरेंट में गूंजी। सभी ने गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखा। ईमान ने शीशा पीते पीते एक स्टाइल से धुआं निकालते हुए अपना रुख उस तरफ मोड़ा तो जोरदार खांसी का दौरा एकदम ही उसे पड़ा था, क्योंकि लड़कियों की झुरमुट में उसे ताशा का भी चेहरा नजर आ गया था। ओह शिट, मारे के यार। ईमान के मुंह से बेसाख्ता ये बात निकली। उसने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा कि ताशा उसे देख न सके, मगर ताशा ने जो करना था वो कर चुकी थी। उसे परेशान देखकर बाकी दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ तुझे? यार वो देख ताशा। ईमान ने आंखों ही आंखों में उस तरफ इशारा किया जहां ताशा बैठी थी। कहां है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। जुनैद ऊपर होकर देखने की कोशिश करने लगा तो ईमान ने उसे कंधे से खींचकर सीधा किया। तू उस तरफ मत देख, मैं जा रहा हूं, तुम लोग बिल क्लियर करके आ जाना। उसने जल्दी जल्दी चाबी और वॉलेट उठाया और जेब में डालकर बाहर निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। ताशा वहां बड़े सुकून से बैठी थी और ये बात ईमान को मजीद परेशान कर रही थी, वरना उसे यूं देखकर वो कोई ना कोई रिएक्शन तो देती। वो सीधा घर आया, अपने कपड़े चेंज किए और इतनी ठंड में ठंडे पानी से ही नहा भी लिया। ब्रश करने के बाद वो मुंह में इलायची सुपारी डालकर चिबाने लगा। उसे फिक्र लगी थी कि अगर ताशा ने उसे शीशा पीते हुए देख लिया और घर आकर उमर या हमीद अहमद को ये शिकायत लगा दी तो। वैसे भी उसकी पिछली हफ्ते वाली हरकत का बदला लेने के लिए अभी तक मचल रही थी और अब तो उसे इतना अच्छा मौका मिल गया था। ईमान ने अपनी तरफ से सारे हिफाजती काम कर लिए थे। ताशा की वापसी शाम को ही थी, मगर रात के खाने तक उसने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि वो ईमान को वहां देख चुकी थी। ईमान को अंदर ही अंदर थोड़ा सा शक भी था कि उसने देखा नहीं होगा, वरना ताशा और सुकून से बैठ जाए, इम्पॉसिबल। रात के खाने का वक्त हुआ तो सभी डाइनिंग टेबल के पास बैठने लगे। सबसे आखिर में ताशा आई। ईमान के सामने वाली कुर्सी पर आयशा थी। वो आयशा के बराबर बैठ गई। खाने के दौरान ताशा ने सरसरी से अंदाज में पूछा, उमर भाई, क्या आपने कभी शीशा पिया है? उसकी बात पर ईमान को बड़े जोर की खांसी लगी। वो खांसते खांसते अपना सीना मसलने लगा तो आयशा ने फौरन पानी का गिलास उसे पकड़ाया
उसने एक ही घोंट में सारा ग्लास खाली करके टेबल पर रखा और ताशा को एक घूरी डाली। ताशा उसके रिएक्शन से जी भरकर खुश हुई। तभी उमर ने जवाब दिया, नहीं तो ऐसी फिजूल चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो सेहत का भी नुकसान करें और पैसे का भी। उमर की बात पर हिमान की धड़कन की रफ्तार मजीद स्पीड पर पकड़ चुकी थी। उसने टेबल के नीचे से ताशा को पांव मारा तो ताशा ने ठोकर लगने पर उसकी तरफ देखा। वो नजरों ही नजरों में ना महसूस तरीके से उसे खामोश रहने का कह रहा था। ताशा के होंठों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, और उमर भाई, अगर कोई घर वालों में से छुपकर शीशा पीने लगे तो? उसने इंतहाई मासूमियत से सवाल किया। हिमान को उसके सर पर 2 सुर्ख रंग के शैतानी सींग भी नजर आए थे। उसने बेइख्तियार खाने से हाथ खींचे और अपनी घबराहट दूर करने के लिए पानी का गिलास भरने लगा। क्या मतलब है ताशा? किसने किया यह हरकत, बताओ मुझे। उमर के इतना डायरेक्ट सवाल पर ताशा जरा से थमी। हिमान के पानी डालते हाथ कांपे और दिल तो जैसे एकदम पाताल में डूबता चला गया। उमर की नजरों का रुख हिमान की तरफ था जो उसकी बौखलाहट में मजीद इजाफा कर रही थी। हिमान की नजरें पानी के गिलास पर थी मगर उसे उमर की नजरें खुद पर बहुत गहरी महसूस हो रही थी। वो दरअसल उमर भाई, मेरे दोस्त के एक भाई ने यह सब किया है। उसे घर वालों की तरफ से इजाजत नहीं थी तो वो छुप छुप कर ऐसे काम करता था और फिर एक दिन पकड़ा गया। ताशा ने असल बात छुपाने के साथ साथ हिमान को भी डरावा दे दिया था। अगर उसके घर वाले अक्लमंद हुए तो ऐसे लड़के को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे या कम से कम उस पर नजर रखें। आजकल की जनरेशन तो हाथों से बिल्कुल निकल चुकी है। उमर ने हिमान को घूरते हुए कहा। हिमान ने एक लम्हे के लिए भी उमर से निगाह नहीं मिलाई और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगा। खाने का निवाला लेकर उसने यूं ही सामने देखा मगर ताशा ने हिमान को जिन खोजती नजरों से देखा था, हिमान का दिल चाहा कि या खुद कहीं गायब हो जाए या ताशा को वहां से गायब कर दे। शुक्र था कि उसने मजीद इस बारे में कोई बात नहीं की मगर हिमान के सर पर वो एक टिक टिक टाइम बम बांध चुकी थी जो किसी भी वक्त फट सकता था। वो सब के खाना खा चुकने के बाद भी वहीं बैठा रहा, यहां तक कि ताशा उठकर कमरे में चली गई। हिमान उठकर आयशा के पीछे गया। आयशा, बात सुनो, मुझे एक हेल्प चाहिए। वो कमरे तक पहुंची तो हिमान उसके पीछे आकर रुककर बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो पता है, ताशा ने मुझे शीशा पीते हुए देख लिया था। खाने के वक्त वो जिस दोस्त के भाई का जिक्र कर रही थी ना, वो मैं ही था। क्या? तुमने शीशा पीना शुरू कर दिया? आयशा ने तकरीबन शौक के आलम में से पूछा। अरे नहीं, शुरू नहीं किया, बस दूसरी बार ही मुंह को लगाया था। वो उंगली से सर की पुष्ट को खुजाते हुए बोला। दूसरी बार? आयशा की हल्की सी चीख कमरे में गूंजी। हिमान, तुम क्या करते फिर रहे हो? हाँ, उमर बिल्कुल ठीक नजर रखता है तुम पर, फिर भी तुम्हारा ये हाल है। तुम्हें पता भी है ना कि ये कितनी खराब चीज है और बाबा जान को भी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उनको पता चला ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। आयशा को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि शीशा पीना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी मगर हिमान का शीशा पीना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं मदद मांगने के लिए। उसकी मस्कीन सी सूरत देखकर आयशा को उस पर तरस आने लगा तो वो बोली, अच्छा बताओ, मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? बस तुम आयशा को समझाओ ना कि अपना मुंह बंद रखे। भैया को शक हो चुका है, मुझे बचा लो आयशा प्लीज। उसने आयशा के दोनों हाथ पकड़कर ड्रामाई अंदाज में कहा तो आयशा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी, लेकिन तुम भी तो एहतियात किया करो ना। ऐसे काम करती हो क्यों जिनसे तुम्हें जान का खतरा लाहक हो जाता है? आयशा ने मजाही अंदाज अपनाने की कोशिश की तो वो बोला, क्या करूं यार, तुम्हारा भाई है ही इतना गुड लुकिंग। लड़कियां तो लड़कियां, मुसीबतें भी ढूंढ ढूंढ कर खुद आती हैं मेरे पास। वो अपने ध्यान में एक अदा से कह रहा था जब उसी वक्त ताशा भी वहां पहुंच गई। हिमान के मुस्कुराते लब एकदम संजीदगी में ढले और वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया। लो, मुसीबत का नाम लिया और वो हाजिर हो गई। हिमान, तुमने मुझे कुछ कहा? ताशा ने यूं जाहिर किया जैसे सुन लिया हो। हिमान ने भी मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, मेरी क्या मजाल जो आपकी शान में गुस्ताखी कर सकूं, मोहतरमा ताशा करमदाद खान। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने गुस्ताखी का तो नाम ही नहीं लिया था। ताशा ने उसे देखते हुए कहा तो हिमान ने भी जवाबन अपनी तेरियां चढ़ाकर उसे घूरा। तुम खाने के दौरान भैया से क्या कह रही थी? आयशा की मौजूदगी में हिमान को काफी सहारा था, इसलिए इस नाजुक सूरत हाल में भी उसने ताशा को आंखें दिखाने का रिस्क ले लिया था। हाँ, वो मैंने जो कहा है ना, वो सिर्फ कहा है, कल मैं भैया को सबूत भी दिखा दूंगी। ताशा ने भी जवाबन उसे आंखें दिखाई तो वो बोला, सबूत? बड़ी आई शर्लॉक होम्स। ताशा ने फोन गैलरी से उसकी तस्वीर निकालकर स्क्रीन उसके सामने की तो हिमान का रंग एकदम उड़ा। उसने जल्दी से फोन पकड़ने की कोशिश की तो ताशा ने हाथ पीछे छिपा लिए। हिमान ने गुस्से से उसे घूरा और उसके करीब होकर पुष्ट से फोन झपटने की कोशिश की तो कमरे में दूसरी की तरफ को भागी।
तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा भाई पढ़ाई और यूनिवर्सिटी के बहाने बाहर क्या गुल खिलाकर आता है। अब वो आयशा से बात कर रही थी। हिमान ताशा से फोन छीनने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उससे बचते हुए कमरे में यहाँ वहां भाग रही थी। वो भागते आयशा के बेड पर चढ़ी। हिमान उसे घेरते हुए बेड की एक तरफ हो गया तो दूसरी तरफ से उतरकर आयशा को पकड़कर उसके पीछे छिपने लगी। हिमान आयशा के आगे और ताशा उसके पीछे थी और वो दोनों के बीच सैंडविच बन गई थी। रुक जाओ दोनों, क्या तुम लोगों ने कमरे को प्लेग्राउंड बना दिया है। आयशा ने दोनों को डांटते हुए हिमान का बाजू पकड़कर रोका और दूसरी तरफ ताशा को अपने पीछे से हाथ पकड़कर सामने किया। उसने हिमान के तेवर देखते हुए फिर से अपना फोन वाला हाथ दूसरी तरफ कर लिया था। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक बच्चों वाली हरकतें करते हो। हाँ तो इसे बोलो ना मेरी तस्वीरें डिलीट करें, वरना अच्छा नहीं होगा। हिमान ने ताशा को घूरियां देते हुए कहा। अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ करूंगी, देख लेना बच्चों। ताशा भी कहा उसकी धमकी में आने वाली थी। ओके रिलैक्स। ताशा मुझे बताओ क्या है पिक्चर में, दिखाओ मुझे। आयशा ने पूछा तो ताशा ने हिमान के हाथ से अपना फोन बचाते हुए तस्वीर उसे भी दिखा दी। हाथ में पाइप पकड़े और मुंह से धुआं निकालते बिला शुबा हुआ हिमान अहमद ही था। आयशा ने पहले हिमान को देखा और फिर ताशा को। आइंदा ऐसे काम से दूर रहोगे तुम। बड़ी बहन होने के नाते उसने हिमान को वार्निंग देना जरूरी समझा और उसने भी अच्छे बच्चों की तरह सर हिला दिया। हाँ ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसको बोलो अभी पिक्चर्स को डिलीट करे। उसने फिर आयशा की तरफ मदद तलब निगाहों से देखा तो आयशा ने ताशा की तरफ रुख किया। ताशा तस्वीरें डिलीट करो, अगर बाबा जान या उमर ने देख लिया तो इस बेचारे का भुरता बन जाएगा। आयशा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वो बोली, तस्वीरें तो मैं डिलीट नहीं करूंगी, लेकिन अगर ये चाहता है कि इसका भुरता न बने तो इसे बोलो कि मेरी एक शर्त माने। ताशा ने बदला लेने का पूरा प्लान बनाया था, इतनी आसानी से कैसे जाने देती। कौन सी शर्त बताओ मुझे। वो क्या कहते हैं, भला सा नाम है उसका। ताशा ने जोर देकर सोचने की एक्टिंग की और फिर बोली, हाँ याद आया, गुलाम। इसे कहो कि 1 महीना मेरा मुलाजिम बनकर रहे, जो मैं कहूं जब कहूं बिला चूं चढ़ा मानेगा, वरना मैं मामू को न सिर्फ इसके अजीम कारनामे बताऊंगी बल्कि ये सारे सबूत भी दिखाऊंगी। उसकी शर्त पर हिमान का दिमाग घूमने लगा। ताशा की चालाकी पर वो दिल ही दिल में से छत से गिराने, गाड़ी के नीचे देने, रेल की पटरी पर बांधने और पता नहीं क्या क्या करने का सोच चुका था, मगर फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए ताशा की तरफ देखा। ताशा मजे से दोनों बाजू सीने पर बांधे उसे फातिहाना निगाहों से घूर रही थी। मुझे ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूं अभी मामू के पास। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो हिमान ने उसका रास्ता रोका। रुको तो यार, ये क्या बात हुई? ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है ना। हाँ जो भी है, मेरी शर्त मंजूर है तो बताओ, वरना। ताशा ने फोन उसकी आंखों के सामने लहराया तो हिमान ने फिर से झपटने की कोशिश की तो ताशा ने फोन एकदम पीछे किया। और ये मत सोचना कि फोन से डिलीट करोगे तो सबूत मिट जाएंगे। ये तस्वीरें ही नहीं, वीडियो भी है मेरे पास लैपटॉप में। और उसने फिर अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो हिमान ने गुस्से में अपने दांत पीसे। अच्छा ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी शर्त, लेकिन अगर बाबा जान या भैया या किसी और को इस बात की भिनक भी पड़ी ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और बस करो, बिगाड़ तो तुम वैसे भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलो तुम समझ लो मैं तुम्हारी धमकी से डर गई। ताशा ने तपाने वाली मुस्कुराहट से अपना गुस्सा जब्त करते हुए हिमान को देखा। आयशा खामोश तमाशाई बनी उनकी मजाकरात को देख रही थी। ओके, कल से काम पर लग जाना तुम मेरे सर्वेंट। हिमान को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो खामोशी से दांत पीसते उसे घूरता रहा। अगर तुम दोनों ने आपस में ही सब कुछ तय कर लिया तो जाओ मेरे कमरे से, मेरा टाइम भी जाया कर दिया तुम लोगों ने, चलो निकलो। आयशा ने दोनों को कमरे से जाने का कहा तो पहले हिमान निकला और फिर ताशा किसी फातेह की तरह उठलाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। हिमान अपने कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। तुम में ना थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। उसे ये बात सुनाकर वो अपने कमरे में घुस गया तो वो बोली, बंदर क्या जाने इंसानियत का सवाद। ये सोचते वो भी अपने कमरे में चली गई। कल से हिमान की परेड भी तो उसने शुरू करनी थी। पेपर खत्म हो चुके थे और सब को चंद दिनों की छुट्टियां थी। सर्दियों के दिन थे और आज हिमान का पहला दिन था ताशा की गुलामी में। पता नहीं उसे क्या कुछ करवाने वाली थी। वो दिल ही दिल में परेशान था और ताशा पर गुस्सा भी आ रहा था। अगर उसने शीशा पीते उसे देख लिया तो ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत थी। मगर ताशा ने अपने नोट्स का बदला भी तो लेना था उससे। रात को वो सुकून से सो भी नहीं सका। सुबह सवेरे हिमान के फोन पर ताशा की कॉल आ गई। कमरा सामने था मगर ठंड में निकलने के बजाय उसने कॉल करना बेहतर समझा। हाँ हेलो। उसकी गनूदगी भरी आवाज सुनकर ताशा को एक पल के लिए इस पर तरस आया, मगर शर्त होती है और ब्लैकमेलिंग तो ब्लैकमेलिंग होती है।
सुनो, उठो और मेरे लिए नीम गर्म पानी लाओ किचन से, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ताशा का ऑर्डर सुनकर उसे इंतहा का गुस्सा आया। हाँ तो खुद जाकर लो ना, मुलाजिम नहीं हूं मैं तुम्हारा, वो नींद भरी आवाज में गुस्से से बोला। ताशा अगर गौर करती तो उसकी आवाज सुनकर ही उसका दिल पिघल जाता, मगर ताशा ने फोन की स्क्रीन को कान से हटाकर गुस्से से घूरा और फिर कॉल काट दी। ईमान ने फोन एक तरफ रख दिया। कुछ सेकंड बाद मैसेज की बीप आई। उसने एक आंख खोलकर मैसेज ओपन किया तो उसकी शीशा पीते हुए धुआं उड़ाने वाली तस्वीर के साथ 5 मिनट में पानी ले आओ वरना ये तस्वीरें मामों को व्हाट्सएप कर दूंगी के अल्फाज देखकर उसकी दोनों आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। उसकी नींद ऐसे भागी जैसे किसी ने बिजली का करंट लगाया हो। वो एक झटके से उठा और अच्छा ला रहा हूं ये जवाब देकर सर्दी में कांपता हुआ रजाई को एक तरफ धकेल कर उठा और कमरे से बाहर निकला। पहले उसने किचन में जाकर पतीले में पानी भरा और फिर चूल्हा जलाकर उस पर रख दिया। जितनी देर में पानी गर्म होता रहा, वह हाथों को आपस में रगड़कर ठंड को कम करने की कोशिश करता रहा। पानी को उसने इतना गर्म तो कर लिया था कि कमरे में ले जाने तक ठंडा न हो, और फिर एक गिलास खुद पीकर दूसरा गिलास भी भर लिया। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए किसी ख्याल के तहत रुक गया। एक शरीर मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। उसने एक घोंट ताशा के गिलास से भी पी लिया और मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़ गया। उसके कमरे के बाहर पहुंचकर उसने एक हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आ जाओ की आवाज आई। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और बोला, ये लीजिए आपका पानी। ताशा ने पानी पीस कर गिलास वापस उसे थमाया और 10 का नोट दराज से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इसका क्या करना है मैंने? ईमान ने नासमझी से 10 रुपए का नोट लेकर उलट पुलट करते हुए पूछा। ये तुम्हारी टिप है, इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन बहुत तरक्की करोगे, उसे एहसान जताने वाले अंदाज में कहकर वो रजाई ओढ़कर फिर से लेट गई थी। ईमान ने इस कदर बेइज्जती पर गुस्से से नोट को मरोड़ा और फेंकने लगा, मगर किसी ख्याल के तहत उसका हाथ हवा में रुक गया। उसने उस नोट को ठीक करके फिर से ट्राउजर की जेब में डाल लिया। मुलाजिम नहीं हूं मैं तुम्हारा। वो मुंह ही मुंह में ये बात कहकर उसके कमरे से निकल गया। नाश्ते के वक्त से लेकर दोपहर के खाने तक उसने ईमान को एक एक चीज के लिए उठाया था, कभी पानी या कभी कोई और चीज पकड़ाने के बहाने, तो कभी लाउंज में बैठकर मेरा फोन तो ले आओ कमरे से कहकर उसने ईमान को अच्छा खासा तंग किया। एक तरफ ईमान को उस पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर दूसरी तरफ वो चुपचाप उसकी बातें मानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। शाम के वक्त ताशा को मलाइका की कॉल आ गई। 1 महीने बाद उसकी बहन की शादी थी और उनके घर पर रोजाना ढोलकी का प्रोग्राम रखा गया था। मलाइका ने अपनी सब सहेलियों को बुलाया था। ईमान उस वक्त अपने लैपटॉप पर मूवी लगाकर बैठा था। सुबह से ताशा ने उसे इतना तंग किया था कि 2 घंटे की मूवी देखते देखते उसे 4 घंटे गुजर गए और वो भी अभी सिर्फ आधी देख पाया था। थोड़ी ही देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और कुछ कपड़े उसके बेड पर आकर गिरे। सुनो, ये प्रेस कर दो, शाम को मैंने पहनकर जाना है मलाइका के घर, और हाँ ध्यान से प्रेस करना। उसे हुक्म देकर वो चली गई और ईमान बुरा सा मुंह बनाकर उठा और कपड़े उठाकर आयरन स्टैंड की तरफ आया। आशा ने उसे ताशा के कपड़े इस्त्री करते देखा तो हंसने लगी। हाँ ठीक है, हंसो तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। ईमान दिल बर्दाश्त सा होकर मुंह बनाकर कहने लगा तो आशा ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी। अच्छा लाओ मुझे तो, मैं कर देती हूँ, तुमसे नहीं होंगे। वो उसे कपड़ों से मुशक्कत करता देखकर बोली तो ईमान ने बड़ी शुक्र अमीज नजरों से उसकी तरफ देखा। अल्लाह तुम जैसी बहनें सबको दे, आमीन। उसने मुंह ऊपर करके दुआ की तो आशा को बेख्तियार उस पर प्यार भी आया और उसके अंदाज पर हंसी भी। जब तक वो इस्त्री करती रही वो वहीं खड़ा उससे बातें करता रहा। ताशा जब तैयार होगी तो ईमान उसे मलाइका के घर छोड़ने गया। 1 महीने तक ताशा रोजाना सुबह का पानी गिलास लाने पर ईमान को 10 रुपए टिप देती, जो वो चुपचाप जेब में डाल लेता। पहले दिन के बाद से उसे टिप लेते हुए गुस्सा नहीं आया था। 15 दिनों बाद नए सेमेस्टर की क्लासेस भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा वक्त वो घर पर नहीं मिलता था, मगर फिर भी ताशा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। घर तो घर, यूनिवर्सिटी में भी उसने क्या कुछ नहीं करवाया था। कई बार उसके फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करने की खातिर ईमान को बहाना बनाकर अपनी क्लास भी छोड़नी पड़ी। यूनिवर्सिटी से आकर थकन हो जाती थी, मगर ढोलकी का एक प्रोग्राम भी उसने मिस नहीं किया था। उसे किसी चीज की पाबंदी नहीं थी सिवाय अकेले आने जाने के। इस वजह से ईमान का सबसे ज्यादा वक्त उसकी पिक एंड ड्रॉप में लगता था। माहिन और मलाइका कई बार उसके घर आ चुकी थी। अगर वो साथ होती तो उसकी पिक एंड ड्रॉप से ईमान की जान छूट जाती। मोमिना की शादी तक वो एक दिन छोड़कर हर दूसरे दिन शाम को 7 बजे से लेकर जाता और रात को कभी 11 बजे और कभी 12 बजे वो उससे वापस लेने जाता। 1 महीना गुजरा और उसकी शर्त की मुद्दत पूरी हो गई तो ईमान ने सुकून का सांस लिया। ताशा को अफसोस होने लगा था कि 1 महीने के बजाय उसने 1 साल क्यों नहीं कहा, क्योंकि ईमान को तंग करके उसे बहुत मजा आया था।